Hello everyone, welcome back. It is part 3 of chapter 8 cell structure and function. In previous video we discussed two basic components of a cell that were cell membrane and cytoplasm. In this part we will discuss third component of the cell, that is nucleus. We are also going to compare plant cell and animal cell. So let us continue the chapter. Nucleus. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. न्यूक्लियस सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और जनरली ये शेप में स्फेरिकल होता है और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. हम इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से सेल में देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन की तरह ये मेम्ब्रेन भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है. इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर से मटेरियल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ जा सकते हैं. मीन्स ये मटेरियल्स को अलाउ करती है, मटेरियल्स की मूवमेंट अलाउ करती है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. जब हम हायर मैग्नीफिकेशन के माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. इसके अलावा न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस तो प्रेजेंट ही होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offsprings. क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और जीन्स का फंक्शन होता है कि ये करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं. मीन्स अगर पेरेंट्स जो हैं उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट्स से जो है वो बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. और सेल में क्रोमोसोम्स हम तब देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होती है. तो सेल के डिवीजन के टाइम में हमें सेल में क्रोमोसोम्स जो है वो नज़र आते हैं. नेक्स्ट है जीन किसे कहते हैं. जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो जीन है वो इनहेरिटेंस का यूनिट है. इनहेरिटेंस मीन्स जब कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो ये कंट्रोल करते हैं, यही कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, जीन्स जो हैं इसे कंट्रोल करते हैं. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू. इसका मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से हमारे अंदर जो है वो पास होती हैं. इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज़. कई बार क्या होता है, अगर आपके फादर की ब्राउन आइज़ हैं तो बच्चों में भी ब्राउन आइज़ होती हैं. इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर. मदर की अगर कर्ली हेयर है तो बच्चों के भी हेयर जो है वो कर्ली होते हैं. तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं थ्रू दिस unit of inheritance, that is gene. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. तो ये जीन्स की जो different combination है उसी की वजह से पेरेंट्स में different characteristics जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में जो है चिल्ड्रन में जो है वो पास होती हैं. तो ये था जीन के बारे में. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. In addition to its role in inheritance, acts as a control center of the activities of the cell. न्यूक्लियस जो है वो इनहेरिटेंस में तो रोल प्ले करता ही है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और क्रोमोसोम्स ही जो है वो जीन को कैरी कर रहे हैं. तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो इनहेरिटेंस में तो रोल प्ले कर ही रहा है. इसके साथ साथ ये कंट्रोल सेंटर भी है सेल की सभी एक्टिविटीज़ का. मीन्स ये सब सेल की ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म. और जितना भी कंटेंट सेल के अंदर है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. क्योंकि आपको मालूम है सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म.
प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म को हम सेल का लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहेली ये जानना चाहती है क्या न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया की सेल में सेम होती है। The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organisms. बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता जितना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का की सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मीन्स मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनके बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसी सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब ही है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मीन्स जो पहले पुराना एंशिएंट टाइम का जो न्यूक्लियस होता था वो प्रोकैरियोट्स होता था, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट है, तो उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। एग्जांपल्स हैं इसके बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। The cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells। और ऐसी सेल्स जैसे कि हमने अनियन सेल्स ऑब्जर्व की हैं, हमने चीक सेल ऑब्जर्व की हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसी सेल्स को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट सेल कौन सी होती हैं? एक्सेप्ट बैक्टीरियल सेल एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं। यू का मतलब भी होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मीन्स इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो नहीं प्रेजेंट होता, और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? जब हमने अनियन की सेल्स देखी, स्लाइड बनाई हमने अनियन की, और जब हमने माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड देखी तो क्या उस स्लाइड में हमें कोई ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में नज़र आई? साइटोप्लाज्म में कोई ब्लैंक सी स्ट्रक्चर हमें नज़र आई थी। वो स्ट्रक्चर क्या थी? इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। तो एक्चुअली में वैक्यूल क्या है? इट इज़ ए ब्लैंक लुकिंग structures present in the cytoplasm. It could be single and big as in an onion cell. ये सिंगल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि अनियन सेल में प्रेजेंट है। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। चीक सेल्स में छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, क्योंकि अनियन जो है वो प्लांट सेल है, और एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं। चीक सेल्स जो है वो एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. आपने Tradescantia leaf plant की cells में cytoplasm में छोटे छोटे colored body notice की होंगी। They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. वो leaf cells के cytoplasm में चारों तरफ scatter होती हैं। These are called plastids. इनको हम क्या कहते हैं? plastids कहते हैं। They are of different colors. अलग अलग colors की ये होती हैं। Some of them contain green pigment called chlorophyll. इनमें से कुछ जो हैं वो हरे रंग की पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस तरह से ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम स्पेशल नेम दे देते हैं, और वो नाम है क्लोरोप्लास्ट। मीन्स ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। वो लीव्स को हरा रंग देते हैं। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वही ग्रीन प्लांट्स ही जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स को अगर कंपेयर करें
तो हम देखेंगे यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। आपको नीचे फिगर दिया हुआ है, 8.7 ए प्लांट सेल का फिगर है एंड 8.7 बी जो है वो एनिमल सेल का फिगर है। इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में नज़र आएंगी। तो इसको टेबल की फॉर्म में 8.1 में कंपेयर किया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल को। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के कौन कौन से पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। तो आउटर कवरिंग जो प्लांट सेल की है वो भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कंपेयर करें तो सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको न्यूक्लियस दिया गया है। न्यूक्लियस आप देखोगे दोनों ही सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है उसकी पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है एनिमल सेल में, वेयरएज इन प्लांट सेल न्यूक्लियस जो है साइड में प्रेजेंट है। और वो साइड में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि सेंटर में जो है वो वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे सेल के साइड में प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट जो है वो न्यूक्लियस दोनों में ही है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म भी दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है। और प्लास्टिड देखें अगर हम, तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो प्लास्टिड है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि प्लास्टिड जो है वो कलर्ड पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स को के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल। अगर हम वैक्यूल को कंपेयर करें तो आप देखेंगे प्लांट सेल में जो है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि फ्यू इन नंबर हैं, और एनिमल सेल्स में छोटी छोटी कई वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो लार्जर इन नंबर होती हैं। तो इस तरह से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 8 जो है वो ओवर है। चैप्टर 8 इज़ ओवर हियर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।